इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएशन कोर्स के पेपर BHIC 131 के इस क्लास में आप लोगों का इस्तकबाल है। आज हम लोग 8वीं और 9वीं इकाई के बारे में बात करेंगे। इन दोनों का ताल्लुक वैदिक अहद से है, यानी वो अहद जिसके बारे में हम लोगों को तारीखी मालूमात वेदों के जरिए से हासिल होती हैं। इस अहद को दो छोटे अदवार में, दो मुख्तसर अदवार में तकसीम किया गया है। पहला दौर जो इब्तदाई दौर है और इसे हम अर्ली वैदिक एज कहते हैं, इसका ज़माना 1500 BCE से लेकर 1000 BCE के दौरान है और तकरीबन 500 बरसों का ये दौर है, जिसमें कई अहम तब्दीलियां आती हैं उस इलाके में जहां आर्य आकर बसे। और दूसरा दौर जो लेटर वैदिक पीरियड या वैदिक अहद का अवाखिर कहा जाता है, उसकी मुद्दत 1000 BCE से लेकर 600 BCE के दरमियान है। ये तारीखें आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। एक और टर्म, एक और इस्तिलाह नीचे दी हुई है, जिसे आयरन एज या अहद आहन का नाम दिया गया है। अहद आहन का ताल्लुक उस जमाने से है जब इंसान ने खुसूसी तौर पर लोहे का इस्तेमाल मुख्तलिफ कामों के लिए शुरू कर दिया था। और ये दौर, हम लोग जिस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दौर इसके अवाखरी हिस्से से ताल्लुक रखता है। और 1000 से 600 BCE का दौर, जो हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से भी जान रहे हैं, वो और ये आयरन एज या अहद आहन तकरीबन एक दूसरे के साथ साथ है। एक तरह से ये साइमल्टेनियस दौर हैं और इन्हीं के बारे में हम लोग आज कुछ तफसील से बात करेंगे। इससे पहले हम आपको ये याद दिलाना चाहेंगे कि जो पिछला क्लास हम लोगों का हुआ था, उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह सिंध वादी की तहजीब के खात्मे के बाद शहरी सभ्यता या शहरी तहजीब जो थी वो खत्म हो जाती है और आर्यों के आने के बाद शहरों की जगह पहले तो कबीलों की आबादियां बनती हैं, फिर छोटे छोटे कबीलाई रियासतें बनती हैं, मुख्तसर एरिया इनका रहता है। और इस दौर में चूंकि बड़े शहर नहीं हैं, बड़े तारीखी मराकज़ नहीं हैं, तो आसार कदीमा भी बहुत कम मिलते हैं। और ये बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ बर्तनों के तौर पर, पॉटरी के तौर पर, क्ले पॉटरी या मिट्टी के बर्तनों के तौर पर मिलते हैं। और इसके अदवार के बारे में हमने आपसे कहा था, गेरुआ रंग के बर्तन हैं, फिर सुर्ख और स्याह रंग के बर्तन हैं, फिर सुरमई रंग के मुनक्कश बर्तन हैं, और इसके बाद जो आखिरी दौर है वो शुमाली हिंद के स्याह चमकीली पॉलिश वाले बर्तन हैं। तो ये जो अहद आहन है ये उसी दौर से जुड़ा है। और बहुत सारे ऐसे मकामात हैं उत्तर हिंदुस्तान में या उत्तरी हिंदुस्तान में जहां के लेटर वैदिक पीरियड में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के नमूने आसार के तौर पर मिले हैं। तो ये जहन में हम लोग रखेंगे कि NBP वेयर का ज़माना, आयरन एज का ज़माना और लेटर वैदिक पीरियड का ज़माना, ये एक दूसरे को ओवरलैप करता है। इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर आप तारीखी तकसीम नहीं कर सकते हैं, एक लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं बना सकते हैं कि इसमें कौन अहद कब ख़त्म हुआ और दूसरा कब शुरू हुआ। ये एक दूसरे से मिले जुए हैं, खिलत मिलते हैं।
एक बात ये भी आपसे बता दें कि आर्यों के बारे में कई तरह की थ्योरीज, कई तरह के नजरियात हैं, जिसमें अक्सरियत ये मानती है कि आर्य वेस्ट एशिया से, सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसे थे। कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि आर्य हिंदुस्तान के ही लोग थे। ये लोग जो यहाँ की आबादी है, जो मूल निवासी कहते हैं, उन्हीं से इनका ताल्लुक था। ये कोई बाहर से आने वाले लोग नहीं थे। लेकिन बहरहाल ज्यादा जो इत्तेफाक राय है वो इसी बात पर है कि आर्य वेस्ट एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसे और पहले इन्होंने पंजाब के इलाके तक अपना कब्जा किया और इसी सिलसिले में वादी सिंध की जो तहजीब थी उसका खात्मा भी हुआ। जवाल तो पहले से ही हो रहा था, अब उसका खात्मा भी हो गया। और आपके स्क्रीन पर एक नक्शा है, अगर आप उसको गौर से देखेंगे, ये आपके स्टडी मटेरियल से ही है, आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये वो दौर है जब आर्यों का जो कब्जा था वो ऐसे इलाके पर था जो सप्त सिंधु कहलाया। इन 7 नदियों का इलाका था, जिसमें एक नदी सरस्वती का वजूद नहीं है। इन जो 5 बड़ी नदियां हैं पंजाब की, उस इलाके में आर्य आकर बस चुके थे। और बुनियादी तौर पर अगर हम लोग बात करें तो पंजाब का इलाका, यानी आज अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो पंजाब का इलाका है, हिंदुस्तान में जो पंजाब और हरियाणा का इलाका है, कुछ हिमाचल का इलाका है, इन इलाकों में आर्यों ने अपनी रिहाइश इख्तियार कर ली थी। इसके बाद इन्होंने मशरक की जानिब, ईस्ट की जानिब, जो गंगा के मैदानी इलाके थे, गैंजेटिक प्लेन्स थे, उनके जानिब हिजरत की। उस सिमत में इनका आना हुआ और ये दौर 1000 BCE के बाद से माना जाता है, क्योंकि जैसा हमने आपसे कहा 1000 BCE में हिंदुस्तान में लोहे के इस्तेमाल के सबूत या उसके शवाहिद मिलने लगते हैं। इसमें भी तारीख के बारे में इख्तिलाफ राय है, कुछ लोग 1000 मानते हैं, कुछ लोग उससे बाद, कुछ उससे थोड़ा पहले। लेकिन ब्रॉडली फिर हम ये कहेंगे कि जिस पर इत्तेफाक राय है वो ये है कि 1000 BCE में लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था हिंदुस्तान में, और लोहे की मदद से अब मजबूत कुल्हाड़ियां बन सकती थीं। जंगलों को, दरख्तों को काटने का काम ज्यादा आसान हो गया और इस इलाके के जो घने जंगल थे उनकी सफाई करके और वहां की जमीन को अपने कब्जे में लेकर और वहां बस्तियां बसाने का काम शुरू हो गया था। लोहे का एक और मामले में बड़ा अहम हिस्सा रहा है कि अब लोहे के हल भी बनने लगे और लोहे के जो हल थे वो जाहिर है कि लकड़ी के हल से ज्यादा बेहतर थे, ज्यादा गहराई तक जमीन को इससे खोदा जा सकता था, प्लाइंग का काम हो सकता था और इस वजह से फसल की पैदावार में भी बेहतरी आई। अब एक दूसरा नक्शा आपके सामने है स्क्रीन पर, ये लेटर वैदिक पीरियड से ताल्लुक रखता है और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक लकीर सी आपको नजर आएगी, वो लकीर तकरीबन यहाँ पे है और आप देखेंगे कि अब जो गैंजेटिक प्लेन्स का इलाका है वहां तक भी आकर बस गए थे। कुछ ऐसे नाम यहाँ पर आपको मिलेंगे जो बाद में आर्यों के स्टेट्स या किंगडम्स के तौर पर जहां पर तरक्की हो सकी, इनका डेवलपमेंट हो सका। और इस बात को भी आप देखेंगे कि 8वीं सदी या 9वीं सदी के आसपास 800 BCE में एक हवाला मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, जिसमें आज जो उत्तर बिहार का इलाका है वहां तक आर्यों के आने और बसने का जिक्र है। उसमें जिक्र यह है कि आर्य सदा नीरा के किनारे आकर बस गए। ये सदा नीरा नदी दरअसल गंडक नदी थी। तो गंजेटिक प्लेन्स में आर्यों का अब आना मुकम्मल हो रहा था लगभग, और यहां भी उनकी बस्तियां बस रही थी। और 600 BCE के बाद, जैसा कि आप जानते हैं, फिर एक बार शहरी तहजीब का आगाज हिंदुस्तान में होता है, रिवाइवल होता है अर्बनाइजेशन का, और वो एक अलग बाब है हमारी तारीख का, जिस पर हम लोग आगे बात करेंगे।
हम जिस दौर के बारे में आपसे अभी बात कर रहे हैं उसके कई अहम उसकी खुसूसियात हैं, उसके फीचर्स हैं। ये जो दौर है ये एक तरह से तारीख के आगाज का दौर है, डॉन ऑफ हिस्ट्री हम इसे कहते हैं। क्योंकि जो बात हमने पहले भी आपको बताई थी जब हम लोग माखज़ का जिक्र कर रहे थे कि जहां से हमें तहरीरी शवाहिद मिलने लगते हैं, रिटन एविडेंस मिलने लगते हैं माजी के बारे में, पास्ट के बारे में, तो वहां से तारीख का आगाज हो जाता है। और यहां हमें काफी तफसील से कह सकते हैं या काफी मकदार में, काफी क्वांटिटी में अदबी माखज़ मिलने लगते हैं, लिटरेरी सोर्सेज मिलने लगते हैं। इन सोर्सेज में जो सबसे अहम है वो 4 वेद हैं। इनमें जो सबसे कदीम वेद है वो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में जिन बातों का जिक्र है वो अर्ली वैदिक पीरियड से ताल्लुक रखती हैं। जो इब्तदाई दौर है वैदिक अहद का, उसका जिक्र ऋग्वेद में आया है। इसके बाद 3 और वेद हैं, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। ये जो तीनों हैं, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद, इनकी तारीख लेटर वैदिक पीरियड में तय की जाती है। ये उस जमाने की तसनीफ है। अब एक बात आपसे हम ये भी कहना चाहेंगे कि शुरू में ये जबानी तौर पर मौजूद थी, यानी ये ओरल ट्रेडिशन के तौर पर थी। लोग इन्हें याद रखते थे, एक नस्ल से दूसरे नस्ल तक इसी याददाश्त के जरिए ये मालूमात आगे बढ़ती थी, और इनको तहरीरी शक्ल बहुत बाद में मिली। उसकी तारीख का तयन भी मुश्किल है, कि अक्सर लोग मानते हैं कि ईसवी सदी के इब्तदाई जमाने में इनको कतई तहरीरी शक्ल हासिल हुई। बहरहाल ये जरूर है कि तहरीरी शक्ल जब भी इन्हें मिली हो, ये जो एक अदब था, ये जो एक लिटरेचर था, वो पहले से चला आ रहा था, और उसमें आर्यों की जो जिंदगी रही है इब्तदाई अहद में भी और आखिरी अहद में भी, उसके बारे में बहुत ही अहम मालूमात मिलती हैं, बहुत ही दिलचस्प मालूमात मिलती हैं। और इसीलिए इस अहद को हम लोग डॉन ऑफ हिस्ट्री मानते हैं। प्री हिस्ट्री का जमाना, प्रोटो हिस्ट्री का जमाना अब खत्म हो चुका है। जो 4 वेद हैं उनके अलावा भी कुछ अहम मजहबी तसानीफ हैं, रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं, जिनमें आरण्यक हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं और सूत्र हैं। इनमें सबसे कबल की जो तसनीफात हैं वो आरण्यक के जुमरे में आती हैं, इस कैटेगरी में आती हैं, फिर ब्राह्मण है, फिर उपनिषद है। सूत्र इन्हीं के कमेंट्रीज के तौर पर है, इन पे तबसरा है, इनकी तौजीह है, तौजीह है। आरण्यक और ब्राह्मण बुनियादी तौर पर जो वैदिक साहित्य था, जो वैदिक दौर की तसनीफात थी, उनके हवाले से लिखी गई। और उपनिषदों में एक जरा सा फर्क यह है कि बुनियाद इनकी भी वैदिक दौर के अकायद से है, लेकिन इनमें ज्यादा तवज्जो दी गई है कुछ ऐसे मेटाफिजिकल या जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो एक हमारी तबई दुनिया है, उससे आगे की आबाद तबई जो जिंदगी है, मेटाफिजिकल जो एग्जिस्टेंस है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इनका संबंध क्या है, इस तरह की जो बातें हैं, बहुत हद तक स्पिरिचुअल या रूहानी बातें हैं, उनका तस्करा उपनिषदों में हुआ है। और सूत्र जैसा हमने आपसे कहा, इसी पर मबनी कुछ मजीद इंटरप्रिटेशंस हैं, कुछ मजीद तौजीहात हैं, और कुल मिलाकर ये सब वैदिक और पोस्ट वैदिक लिटरेचर का हिस्सा है। और इन्हीं के जरिए हम लोग उस दौर की इब्तदाई अहद की भी और आखिरी अहद की भी खुसूसियतों के बारे में जानते हैं। तो ये तो सोर्सेस की बात है। अब जो अहम
खसूसियात हैं इस दौर की, उस पर हम लोग नजर डालें। हम लोग शुरू कर रहे हैं सियासी जिंदगी से। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ पॉइंट्स, कुछ नुक्ते दिए हुए हैं। इब्तिदाई वैदिक अहद में सियासी जिंदगी की बुनियाद कबीले थे, ट्राइब्स थे। आर्य लोग वैसे भी कबीलाई लोग थे। एलियंस जो थे वो ट्राइबल पीपल थे, और हर कबीले का अपना अपना इलाका था जहां वो बसा हुआ था, और हर कबीले का एक चीफ, या आप कह सकते हैं सरदार होता था, जो राजन्य कहलाता था। तो जो सियासी तंजीम उस वक्त की है, उसकी बुनियाद कबीले हैं, और उन कबीलों का जो हेड है, जो चीफ है, जो मुखिया या प्रधान है, जो उसका सदर है, वो राजन्य है। लेकिन ये राजन्य राजा से मुख्तलिफ है। इस माने का मुख्तलिफ है कि इसके जो इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, इसके पावर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, और कबीले के जो मामले हैं सियासी जिंदगी के मुतालिक, समाजी जिंदगी के मुतालिक, उन सब को तय करने के लिए, उन तमाम मामलात पर एक कंट्रोल रखने के लिए, को रेगुलेट करने के लिए कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स थे या कमिटीज थी, कबीले के ही कुछ अफराद के छोटे छोटे उनकी इकाइयां थी जो इन कामों को देखती थी, और उनकी जो राय होती थी, वो जो छोटे गिरोह थे या जो छोटे अदारे थे, जमातें थी, उनकी राय को राजन्य को मानना पड़ता था। इसमें 3-4 नाम हमें मिलते हैं: गण, विदत, सभा और समिति। इसमें गण और विदत का जिक्र अर्ली वैदिक पीरियड में निस्बतन ज्यादा आया है, और लेटर वैदिक पीरियड में सभा और समिति का जिक्र निस्बतन ज्यादा है। ये वाज़ेह कर दें कि सभा और समिति का वजूद अर्ली वैदिक पीरियड में भी है, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में इनका ज्यादा जिक्र आया है, बावजूद इसके कि इनकी इख्तियारात में कमी आ जाती है। अभी उस पर हम लोग बात करेंगे। इस जमाने में आर्यों की जिंदगी की जो बुनियाद थी वो मवेशी परवरी या जानवरों को पोसने का काम था, और इसमें खास तौर पर गाय का बहुत महत्व था, उसकी बड़ी अहमियत थी। और अक्सर कबीलों में जो लड़ाइयाँ होती थी, उन लड़ाइयों में कोशिश ये होती थी कि दूसरे कबीले की जो गाय है या गायें हैं, कैटल है, काउज है, उनको छीन लिया जाए, उन पर कब्जा कर लिया जाए, उनको अपने कब्जे में ले लिया जाए। और इसीलिए जो लफ्ज उस जमाने में जंग या लड़ाई के लिए इस्तेमाल हुआ है वो है गविष्ठी। आपके स्लाइड में सबसे नीचे ये लफ्ज है गविष्ठी। स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, GU नहीं है बल्कि GAV तब आई है, गविष्ठी, यानी गाय की तलाश, गाय की खोज। तो गाय को अपने कब्जे में लेने के लिए जो कैटल वेल्थ था, बल्कि सिर्फ यहाँ पर एक इनफरादी गाय की बात नहीं रही है, बल्कि जो पूरी उनकी एक रिवॉर्ड था गायों का, उसमें से जो कुछ मुमकिन हो सकता था वो दूसरे कबीले वाले उनसे जंग करके छीनने की कोशिश करते थे। ये बहुत सीधी सादी जिंदगी थी। अभी तक आर्य लोग मुख्तलिफ इलाकों में हिजरत करते रहते थे, माइग्रेटरी या नोमैडिक एग्जिस्टेंस था उनका, जहां पर मवेशियों के लिए चारा ज्यादा मौजूद था वहां वो रहते थे। वहां जब चारे की कमी हो गई तो नए इलाकों में चले जाते थे। जाहिर है कि जब उनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी, कोई मुस्तकिल जिंदगी का मरकज नहीं था, तो अभी बस्तियों के बनने का काम भी बड़े पैमाने पर नहीं हुआ था। बस्तियां बदलती रहती थी, एक जगह से दूसरे जगह तक लोग हिजरत करके आते जाते रहते थे। और इसमें कभी ये भी होता था कि एक इलाके से दूसरे इलाके में एक कबीला दूसरे कबीले को हराकर अपना कब्जा कर लेता था।
अब इसमें तब्दीलियां आई लेटर वैदिक पीरियड में, यानी 1000 BCE के बाद इस सूरत हाल में तब्दीलियां आई। सियासी निज़ाम कुछ और मुस्तहकम हुआ। मुस्तहकम इस मायने का हुआ कि अब आर्यों की जिंदगी एक मुस्तकिल सूरत में आ गई और उनकी रिहायशी आबादियां बनने लगी जो मुस्तकिल नौयत रखती थी। यानी अब जो हिजरत का दौर था, जो खाना बदोशी का दौर था, माइग्रेटरी एग्जिस्टेंस था, वो खत्म हुआ। एक कबीला जिस इलाके में बस गया वहां एक तवील अरसे तक रहा और उसकी जो जोग्राफियाई हदूद थी, जो टेरिटोरियल लिमिट्स थी, वो तकरीबन बहुत वाज़े तो नहीं थी मगर तकरीबन तयशुदा थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो बिल्कुल स्टेबल नहीं थी, उसमें कमी बेशी हो सकती थी मगर तकरीबन उसका एक तयन हो चुका था। अब ये जो ऐसे सेटलमेंट्स हो गए, जो ऐसी बस्तियां बन गई, ऐसे जो सियासी अदारे या अदारे तो एक सियासी जो एक स्ट्रक्चर बन गया, तो वो जनपद कहलाया। जनपद वो ट्राइबल स्टेट था जो लेटर वैदिक पीरियड तक कायम हो चुका था। और यहां अब राजन, राजन्य से लफ्ज थोड़ा बदल कर राजन हो जाता है। राजन किंग है, वो महज कबीले का सरदार नहीं है बल्कि वो बादशाह है। और जाहिर है कि जब वो बादशाह हो जाता है तो उसके इख्तियारात बहुत बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ हुकूमत का जो एक सिलसिला था और हुकूमत के जो अदारे थे वो भी बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि अब महसूल या टैक्सेशन का आगाज होता है। जमीन की पैदावार से पहले कुछ हिस्सा जो किसान था, जो अनाज उपजाने वाला था, वो तोहफे के तौर पर, भेंट के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर अपने प्रधान को देता था। तो आप जानते हैं कि गिफ्ट जो है वो वॉलंटरी होता है। आप तोहफा देते हैं तो अपनी मर्जी से देते हैं, आप कितना तोहफा दीजिएगा ये आप तय करते हैं। कि अब ये तोहफा ट्रिब्यूट या टैक्स में बदल गया और टैक्स कितना होगा ये तय करने वाला राजा हो गया। हुकूमत तय करती कि आप टैक्स कितना देंगे, आप अपनी मर्जी से टैक्स नहीं दे सकते। तो जहां गिफ्ट या ट्रिब्यूट पहले वॉलंटरी था, अपनी रजामंद, अपनी ख्वाहिश से, अपनी मर्जी के मुताबिक आप देते थे, अब वो तय हो गया और ये तय करने वाला राजा था और अब ये आपका फर्ज हो गया कि जो तय किया गया है वो महसूल आप अदा करें। तो ये बड़ी तब्दीली आ गई, टैक्सेशन का सिस्टम आ गया। और जाहिर है कि जब रियासतें बनी और उनकी कुछ हदूद तय हो गई, बाउंड्रीज तय हो गई, तो फिर उनकी हिफाजत के लिए बड़ी फौज की जरूरत हुई। फौज हुई तो उसके कमांडर्स हुए और राजा के जो उस जमाने में मददगार थे उनमें दो की अहमियत बहुत ज्यादा थी, एक पुजारियों की और एक सिपह सालार। पुजारी जो मजहबी मामले थे, पूजा है या और चीजें हैं, इबादत के तरीके हैं, उसको पुजारी देखते थे। और जो नज्म नस्क का मामला था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, सरहदों की हिफाजत का मामला था, ये जो सिपह सलार था, जो कमांडर था, वो देखता था। तो एक रूडिमेंट्री बिगिनिंग्स स्टेट की यहां से आपको मिलेगी। एक रियासत के जो जो फीचर हैं, जो खसूसियात हैं, उसका एक इब्तदाई खाका आपको यहां से मिलने लगेगा। ये बड़ी तब्दीली है। और इसी के साथ एक लफ्ज और आप देखेंगे अपने स्लाइड पर, स्पेलिंग में थोड़ा आपको करेक्शन करना होगा, ये अश्वमेध है, ASHWAMEDHA, अश्वमेध। अश्वमेध एक तरह से राजा की ताकत या उसके इख्तिदार का मुजाहरा था। और होता यह था कि राजा अपना घोड़ा अपने राज या अपने रियासत के इलाके में घूमने के लिए, उसके साथ कुछ सिपाही होते थे, को घूमने के लिए छोड़ देता था। और जिन इलाकों में उस घोड़े का जाना होता था वहां के लोग अगर उसकी मुखालफत करते थे तो उनसे जंग होती थी, और अगर मुखालफत नहीं करते थे तो ये मान लिया जाता था कि ये लोग
उस राजा की हुकूमत को, उस राजा के इख्तिदार को तस्लीम करते हैं। और जब ये वापस घोड़ा लौटता था तो फिर यज्ञ होता था, और उस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ कहते थे। एक और यज्ञ का भी जिक्र मिलता है जो राजसूय यज्ञ कहलाता है। ये राजा अपने इख्तिदार और अपनी ताकत के मुजाहरे के तौर पर करता था। अब ये जो यज्ञ होने लगे, पहले बहुत आसान अंदाज में थे, हम अभी बात आपसे करेंगे मजहबी जिंदगी के बारे में, लेकिन ये जो यज्ञ अब होने लगे, इनमें पुजारियों की हैसियत बहुत अहम हो गई। और यही वजह है कि इस दौर में जो लेटर वैदिक पीरियड है, उसमें पुजारियों और फौजियों की हैसियत अहम हो गई, और आम लोगों के बीच और इस तबके के बीच, जो हुक्मरान तबका था, उसके बीच एक फर्क वाज़ेह तौर पर सामने आया। तो ये तो सियासी जिंदगी की बात है। अब दूसरे पहलू को हम लोग देखें, जो मईशत थी, जो माशी निज़ाम था। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई रियासत हो या कोई भी अदारा हो, वो तभी चल सकता है जब उसके पीछे एक मुस्तहकम मईशत हो, एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो, उसके पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, माली माखज हो, माली वसायल हो, जिससे कि इस पूरे स्ट्रक्चर को, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निज़ाम को बनाए रखने में मदद मिले। तो कुछ पहले आपसे हम कह रहे थे कि इब्तदाई अहद में आर्य खाना बदोश थे, पेस्टोरल लाइफ थी उनकी, मुख्तलिफ जगहों पर हिजरत होती रहती थी। ये बातें आपको याद होगी, अभी हम लोग इस पर जिक्र कर रहे थे इनका। फिर मवेशी परवरी है, कैटल वेल्थ की बात हमने आपसे कही। और इस ज़माने में जो हम लोग बात करते हैं, तो कैटल में गाय का बहुत अहम मकाम है, और इसके अलावा दूसरे जानवरों में घोड़ों का बहुत अहम मकाम है। तो जिन जानवरों को इस इब्तदाई दौर में अहमियत हासिल थी, उसमें गाय और घोड़े, इनका बराबर जिक्र मिलता है। ये सूरत हाल आगे बदलती है, और ये तब्दीलियां जो आती हैं, ये अवाखिर के दौर में है, लेटर वैदिक पीरियड में। उस वक्त तक ज़राअत एक मुस्तकिल काम बन जाती है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पर ज़राअत या एग्रीकल्चर पूरी तरह से कायम हो जाती है। और इसी के साथ कुछ तिजारत या ट्रेड का भी काम शुरू होता है, जो जाहिर है कि लाजमी था। जब एक जगह पर किसी चीज़ की पैदावार वहाँ की मकामी ज़रूरत से ज़्यादा होती थी, तो ये जो सरप्लस था, ये जो अदाफी पैदावार थी, इसको दूसरी जगहों के सामानों से या वहाँ की पैदावार से बदला जाता था। सिक्कों का निज़ाम अभी नहीं है, कॉइन्स नहीं है, इसलिए जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला था, जो सेल एंड परचेज का सिलसिला था, वो सामान के बदले सामान की तजारत के तौर पर था, या बार्टर सिस्टम के तौर पर था। तो मईशत में आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं होती है, बल्कि एक तसलसल बना रहता है। जो चीजें पहले से शुरू हो चुकी थी, वो थोड़ा और बेहतर शक्ल में सामने आती हैं। सियासी निज़ाम में लेकिन आपने जैसा कि गौर किया होगा, बुनियादी तब्दीली आती है। सियासी निज़ाम में एक से दूसरी शक्ल का आगाज होता है, मईशत में वही सिलसिला बना रहता है, लेकिन उसमें और तरक्की होती है, उस सिलसिले को और फरोग हासिल होता है। इसके बाद जो तीसरी अहम बात है, सियासी और माशी इन दोनों के बाद जो तीसरी अहम बात है, वो माशरे के सिलसिले में, समाज के सिलसिले में। समाज में क्या सूरत हाल थी, कितने तबके थे, क्या उनका रुतबा था, क्या उनका बाहमी ताल्लुक था, इन सब बातों को भी समझने की ज़रूरत है, और उसी पर हम लोग अब कुछ बात करें। जो इब्तदाई अहद है, अर्ली वैदिक पीरियड है, उसमें समाज मसावात पर मबनी था। इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात हम लोग करते हैं।
यानी लोगों के बीच बहुत ज्यादा तफरीक नहीं थी। अगर डिस्टिंक्शन था तो महज दो था, आर्य और दस्यु। और ये आर्य और दस्यु का जो फर्क था वो उनके जिस्म की रंगत के मुताबिक था। यानी जो गोरे लोग थे वो आर्य थे, जाहिर है कि वस्त एशिया से आने वाले लोगों का रंग गोरा था, और जो स्याहफाम थे जिनके जिस्म का रंग स्याह था या गोरा नहीं था, हम लोग इस तरह से कहें, तो वो दस्यु में थे। अब ये दस्यु मकामी आबादी के लोग थे, और जाहिर है कि उनका रंग और जो बाहर से आने वाले आर्य थे उनका रंग अलग था। और इसी बुनियाद पर समाज में फर्क था। एक हाकिम तबका था, एक महकूम तबका था, एक रूलर्स थे, एक रूल थे। लेकिन जो रूलर्स थे, जो इख्तदार में तबका था, उसमें आपस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। उनकी जो माली मसरूफियात थी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी, वो अलग अलग हो सकती थी, मगर इसमें कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं माना जाता था, बल्कि एक ही खानदान में अलग अलग काम से, अलग अलग पेशे से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। तो जिसे हम आज कास्ट सिस्टम कहते हैं या जात का जो निज़ाम है, वो इस इब्तदाई दौर में नहीं है। माशरे में काम की तकसीम जरूर है, डिवीजन ऑफ लेबर जरूर है, मगर वो एक सोशल सिस्टम के तौर पर है, एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के तौर पर नहीं है। उसका एक मुस्बत मिजाज है, मनफी नहीं। तो पहली बात ये है। दूसरी बात यह है कि उस जमाने में जो औरतें, उनकी हालत निस्बतन बेहतर है। निस्बतन से मेरी मुराद है कि बाद में जो हालात पैदा हो गए, इसके जो शवाहिद है उनमें हम ये देखते हैं कि सभा और समिति जैसी जो असेंबलीज थी, जो अवामी जमातें थी, उनमें औरतों को शामिल होने का इख्तियार था। इस तरह से सियासी जिंदगी में और सियासी जिंदगी से जुड़े हुए जो अहम मामले थे, जो अहम फैसले थे, उसमें औरतों को भी हिस्सा लेने का इख्तियार था। ये बड़ी बात थी। इक़्तिदार में उनका भी एक हिस्सा था, कम हो या ज्यादा हो, बहुत मौसर हो या नहीं हो, ये एक अलग बहस है, मगर उनका हिस्सा था। इससे वाज़ेह होता है कि उनकी समाजी हैसियत भी बेहतर थी। लेटर वैदिक पीरियड में तब्दीलियां आने लगती हैं। समाज एक बेहतर और मुनज़्ज़म सूरत में आता है, और जाहिर है कि जब एक निज़ाम कायम होता है, जब एक तंजीम बनती है, तो उसकी अपनी खुसूसियतें उभरती हैं। अब इस वक्त लेटर वैदिक पीरियड में कुछ शनाख्तें, कुछ आइडेंटिटीज बहुत वाज़ेह हो जाती हैं। दो लफ्ज हैं जो आप देखेंगे, गोत्र और कुल। अब कुल खानदान था, जो बेसिक यूनिट था, फैमिली, वो एक कुल था, और कई कुल मिलकर एक गोत्र की शक्ल इख्तियार करते थे। तो फैमिली था, फैमिली से बढ़कर किनशिप ग्रुप था, और यही कई किनशिप ग्रुप्स मिलकर फिर एक क्लैन या एक जिमनी कबीला, और फिर ट्राइब, कई जिमनी कबीले मिलकर एक कबीले, एक बड़े कबीले की तश्कील करते थे। तो अब ये दर्जाबंदी वाज़ेह हो गई। बुनियाद में खानदान है, खानदान से ऊपर किनशिप ग्रुप है, यानी ऐसे लोग जो अपने आप को इस खानदान से जुड़ा हुआ मानते हैं, या ऐसे खानदान जो अपने आप को इस पहचान से जुड़ा हुआ मानते हैं। तो ब्रॉडर आइडेंटिटी अब उभर कर सामने आती है। माफ कीजिएगा। इसके बाद ये होता है कि ये जो माशरा है, ये जो समाज है, ये पिदरी निज़ाम पर कायम है। पितरी निज़ाम से मुराद है पैट्रियार्की, या अगर आप हिंदी में देखें तो पितरी प्रधान। यानी जो खानदान है उसका जो मुखिया है, उसका जो चीफ है, वो पिता है।
फादर है या वालिद है। अब चूंकि इस खानदान में और भी लोग होते थे, आज की तरह ये यूनिटरी फैमिली नहीं थी, कई पुश्तों के लोग साथ रहते थे, तो जो सबसे उम्र वाला सबसे बुजुर्ग मर्द होता था वही खानदान का प्रधान या खानदान का चीफ होता था। उस खानदान में जो लोग थे वो समाजी मामलों में उसी के मातहत थे। और ये जो पेदरी निज़ाम है ये आगे तक भी चलता रहा है। और अगर बुनियादी तौर पर आप देखें तो हिंदुस्तान में माशरे का ये पेदरी निज़ाम मुस्तकिल तौर पर आज तक बना हुआ है। बहुत सारी तब्दीलियों के बावजूद ये निज़ाम कायम है और इसकी बुनियाद हमें लेटर वैदिक पीरियड में ही मिल जाती है। सिंध में क्या था, वादी सिंध की तहजीब में क्या था, ये कहना बड़ा मुश्किल है, हवाले नहीं है। मगर लेटर वैदिक पीरियड से तो यकीनी तौर पर हमें एक पैट्रियार्कल सिस्टम का वजूद मिलने लगता है। इसी जमाने में वर्ण व्यवस्था का आगाज होता है और अब वर्ण का ताल्लुक सिर्फ जिस्म की रंगत से नहीं रहता। अब ये वर्ण कास्ट या जात के तौर पर मुनज़्ज़म होने लगते हैं। और ये जो कास्ट है या जो जात है इसका ताल्लुक पेशे से है, प्रोफेशन से है। जिन लोगों का एक जैसा प्रोफेशन है वो एक जात के तौर पर है। मगर ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी जात का ताल्लुक आपके जन्म से या आपके बर्थ से, आपके पैदाइश से नहीं है। आप किसी एक जात में पैदा हो सकते हैं, आपने अगर कोई दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया तो आप दूसरी जात के एक मेंबर हो गए या उसके ग्रुप में। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अभी है। जात का निज़ाम शुरू तो हो गया है, कास्ट सिस्टम का आगाज तो हो गया है, लेकिन कास्ट सिस्टम में अभी एक रिजिडिटी नहीं आई। वो फिर लेटर वैदिक पीरियड में आने लगती है। माशरे के ताल्लुक से एक और बड़ी बात यह है कि इस जमाने में खवातीन की या औरतों की जो हैसियत थी उसमें कमी आ जाती है। और इसके कई शवाहिद हैं। एक तो ये कि सभा और समिति में अब उनकी हिस्सेदारी खत्म हो जाती है। ये एक तरह से लाजमी भी था, क्योंकि शुरू में जो एक माशरा था वो बहुत खुला माशरा था और उसमें जंग का जो मामला था, लड़ाइयों का जो मामला था, वो बहुत ज्यादा हावी नहीं था। लड़ाइयाँ होती थी मगर ये कि लड़ाइयों की वो अहमियत नहीं थी जो अब हो गई। वजह इसकी बहुत वाज़ेह है। पहले जैसा कि हमने आपसे कहा कि एक खाना बदोशी की जिंदगी थी, कबीले के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते थे। कुछ इलाके किसी कबीले के कब्जे में रहते थे, उसकी अपनी सरहदें होती थी, मगर वो सरहदें मुस्तकिल नहीं थी, बदलती रहती थी। जहां कबीले के लोग जाकर बस गए वो इलाका उनका हो गया। तो जमीन की हिफाजत का जो मामला था, लैंड फ्रंटियर्स को प्रोटेक्ट करने का जो मामला था, जो ज्यादा दुश्वार था बनिस्बत गविष्ठी या जो गाय के लिए लड़ाई होती थी उससे ज्यादा मुश्किल मामला था। इसलिए ज्यादा मुश्किल था कि अब जो जनपद थे उनकी जगराफियाई हुदूद वाज़ेह हो चुकी थी। हर जनपद का अपना अपना इलाका तयशुदा था और इस इलाके पर दूसरे जनपद के लोग अगर हमला करते, उस पर कब्जा करते, तो उसकी हिफाजत राजा की जिम्मेदारी थी। और इसलिए राजा की जो फौजी ताकत थी वो और बढ़ गई। और जब फौजी ताकत बढ़ी तो माशरे के अलग अलग मामलों में भी राजा की अहमियत बढ़ी। दूसरे ये कि फौजी जाहिर है कि मर्द होते थे, औरतें फौज का हिस्सा नहीं होती थी। तो इख्तिदार अब मर्दों के हाथ में मुकम्मल तौर पर आ गया था। और जिस तरह से इख्तिदार मुकम्मल तौर पर आया उसके नतीजे में ये भी लाजिम हो गया कि माशरे पर उनकी गिरफ्त मजबूत हो जाए। तो समाज में, माशरे में जिसका जो रोल होता है, जो किरदार कोई अदा करता है, उसी बुनियाद पर उसकी अहमियत भी होती है। और यही फर्क जो आ गया था लेटर वैदिक पीरियड में, ये पेदरी निज़ाम और मर्दों की बर्तरी
या उनकी बरतर हैसियत का सबब बना। ये भी आप देखेंगे कि खवातीन के रुतबे में जो फर्क आया, उसका असर मजहबी जिंदगी में भी पड़ा। तो मजहबी जिंदगी की बात कुछ हम लोग कर लें। उन्होंने सियासी और माशी और माशरती निज़ाम की बात कर ली, जो एक और अहम पहलू है मजहब का, उस पर हम लोग बात करें। तो इब्तदाई अहद में, वैदिक दौर के, मजहब की बुनियाद नेचर वर्शिप के तौर पर, यहाँ भी देख लीजिए, वर्शिप ऑफ नेचर होना चाहिए था, मज़ाहिर फितरत की पूजा। यानी जो कुछ भी आप देखते हैं अपने आसपास, उनकी इबादत। मगर एक फर्क आप ये जरूर देखिएगा कि जहां वादी सिंध में इन मज़ाहिर फितरत में आपको जानवर भी शामिल हैं, सांप की पूजा होती थी, जो पेड़ पौधे हैं उनका आपको, उनकी पूजा का आपको नमूना मिलेगा, जादू टोने और ताबीज़ों के बारे में वाकफियत होगी। ये सब वादी सिंध की तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन वैदिक अहद में जो बड़ा फ़र्क आप पाएंगे, जो बहुत अहम फ़र्क है, वो ये कि ये जो मज़ाहिर कुदरत हैं जिनको आप पूजा जा रहा है, वो इंटेंजिबल है, यानी गैर मरई कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, ऐसी ताकत है जिनको आप आंख से देख नहीं सकते हैं, हाथ से छू नहीं सकते हैं, मगर उनके वजूद में आपका यकीन होता है। तो अब इंडस वैली में, जो आपसे अभी हम कह रहे थे, जो बुजुर्ग थे, उनकी अरवाह या उनके स्पिरिट्स की पूजा की बात कही जाती है, मगर बहुत मुसद्दक़ा तौर पर, बहुत कंफर्म तौर पर नहीं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं इब्तदाई अहद में, वैदिक पीरियड के, कि मज़ाहिर फितरत में मान लीजिए कि सूरज है, चांद है, हवा है, इन चीजों की इबादत अब होने लगती है। और इबादत की सूरत दो है। पहली तो है मंत्रों को पढ़ना, हिम्स को पढ़ना। जो देवता हैं उनकी स्तुति में, उनकी तारीफ और तौसीफ बयान करने के लिए मंत्र पढ़े जाते थे और उनसे भलाई की दुआ की जाती थी और परेशानी या तबाही से बचने की दुआ की जाती थी। हमने पहले के एक क्लास में आपसे कहा था कि इंसान ने जो इबादत शुरू की, उसकी बुनियाद यही थी कि वो अपनी जिंदगी की बेहतरी चाहता था और अपनी जिंदगी की हिफाजत चाहता था। तो बेहतरी उस ताकत से मिल सकती थी जो अलग अलग शक्ल में लोग देखते थे या एक अलग अलग तौर पर तस्लीम करते थे, और उसी से लोग पनाह भी चाहते थे। तो आर्यों के दौर में भी आप देखिएगा कि जिन देवताओं की पूजा होती है, उनसे बेहतरी की तवक्को की जाती है और हिफाजत की तवक्को की जाती है। और बेहतरी की जो बात है वो बहुत मामूली तौर की बात हम ये कहेंगे, अगर आप उसको ज़्यादा बड़े पैमाने पर देखें तो बेहतरी की जो बात है वो कोई बहुत ज़्यादा मामलात की नहीं है। हम ये दुआ करते हैं कि फसल अच्छी हो, अनाज की कमी नहीं हो, वो ये दुआ करते हैं कि सैलाब से उनको नुकसान नहीं हो। तो मादी ज़रूरतें जो थीं, जो मटेरियल नीड्स थी, वो कम थी और उन्हीं के लिए दुआ की जाती थी। खानदान आगे जारी रहे, संतान हो, जो परिवार है, जो कुल है, जो वंश है, वो आगे बढ़ता रहे। तो इस तरह की दुआएं होती थी। मादी जिंदगी में दो ही चीजें अहम हैं, मईशत और इंसान का वजूद। इन दोनों के सिलसिले में दुआएं की जाती थी। और दूसरी सूरत जो इबादत की थी वो थी यज्ञ। यज्ञ में ये होता था कि एक छोटा सा पिट बनाकर, एक छोटा सा गड्ढा बनाकर उसमें आग जलाई जाती थी और फिर जो चीजें मिलती थी या जो प्रोडक्ट्स थे, मान लीजिए घी है या मान लीजिए कोई अनाज है, इन जो ब्लेसिंग्स नेचर की थी, कुदरत से जो चीजें एक
इनाम के तौर पर, एक सहूलत के तौर पर, फायदे के तौर पर हासिल होती थी, उन्हीं को यज्ञ में देवताओं के रजामंदी के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए रखा जाता था। और आग या अग्नि को बहुत ही मुकद्दस, बहुत ही मुतबर्रक माना जाता था, क्योंकि तसव्वुर था कि आग के जरिए ही ये जो सामान, ये जो हवन के लिए, यज्ञ के लिए जो सामान दिया जाता है, वो आग के जरिए ही देवताओं तक पहुंचता है। अब इसको आप फिजिकल तौर पर अगर देखिएगा तो जो हवन में सामान दिया जाता है वो आग में जल जाता है और रफ्ता रफ्ता उसका धुआं ऊपर की तरफ उठता है। तो ये तसव्वुर था कि इसी तौर पर जो चीजें हैं वो एक तरह से ट्रांसफर हो जाती हैं, वो देवताओं की भेंट हो जाती है। तो आग की बड़ी अहमियत थी, और यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण या हिम्स का रेसिटेशन, ये इबादत के तरीके थे। दिलचस्प बात यह है कि इनमें औरतें भी हिस्सा लेती थी। ये जो इबादत की सूरतें थी, इसमें औरतों का भी हिस्सा था। अगर खानदान में कोई यज्ञ होता था तो उसमें औरतें भी शामिल होती थी। और यज्ञ चूंकि बहुत आसान था, तो एक आम आदमी को ऐसे यज्ञ के लिए पुजारियों की कोई जरूरत नहीं थी। जो खानदान का बुजुर्ग होता था वही यज्ञ करता था, और एक तरह से मामला सीधा, जो इबादत या जो माबूद था, जिसकी इबादत की जाती थी, आप उसको कोई भी नाम दे दें, तो जो माबूद था और जो इंसान था उसका एक सीधा ताल्लुक था, हिम्स में भी, और जो फायर ऑफरिंग होती थी, यज्ञ होता था, उसमें भी। बीच में कोई इंटरमीडिएट क्लास पुजारियों का नहीं था, प्रीस्टली क्लास नहीं था। जो देवताओं या जिन देवताओं का जिक्र आता है उनमें इंद्र और वरुण का नाम आता है। इंद्र को कभी कभी गॉड ऑफ वॉर भी कहा गया है, और कुछ लोगों ने इसको भी कोरिलेट किया है कि जिन किलों को तोड़ने के लिए इंद्र से मदद की दरखास्त की जाती है, वो किले दरअसल वो बस्तियां थीं, वो आबादियां थीं जो वादी सिंध की तहजीब में थी। मगर ये एक मुतनाज़ मामला है, कंट्रोवर्शियल है। इतना जरूर है कि इंद्र एक बहुत ही ताकतवर देवता के तौर पर तस्लीम किया जाता था। दूसरा वरुण था, जिसको विंड गॉड के तौर पर, हवा के देवता के तौर पर तस्लीम किया जाता था। और जाहिर है कि हवा ही इंसान की जिंदगी की बुनियाद है। आप सांस लेते हैं तो एक बहुत ही अहमियत उसको हासिल थी, और वो एक तरह से सस्टेनर या इंसानी जिंदगी को बनाए रखने वाला देवता समझा जाता था। दिलचस्प बात यह है कि इस दौर में देवियों का भी आपको जिक्र मिलेगा, जिनमें सबसे अहम है उषा। उषा उफक की देवी थी, द गॉडेस ऑफ डॉन। सुबह का सूरज शुरू होता है और उसके पहले जो एक हल्की सी लाली आसमान पर आपको नजर आती है, जिसको हम शफक की लाली भी कहते हैं, उसको अलामती तौर पर उषा के नाम से पूजा जाता था। और इस तरह से आप देखिएगा कि औरत का जो सिंबल है वो एक पुरोहित सिंबल है, एक ऐसा सिंबल है जो होप का सिंबल है, एक नई जिंदगी का आगाज हो रहा है, एक नई सुबह हो रही है। तो ये जो एक प्रोक्रिएशन के मामले में औरतों का रोल था, नस्ल को और खानदान को आगे बढ़ाने में औरतों का जो मकाम था वो अहम था, उस अहमियत को तस्लीम किया जाता था। और इसीलिए औरत या औरत के रूप में जो देवी है उषा, उसे एक नई जिंदगी, एक नई सुबह, एक नए स्टेज के आगाज के तौर पर देखा जाता था। तो ये बहुत ही दिलचस्प बातें थी, और इनसे मजहब का एक बहुत ही इब्तिदाई और किसी हद तक एक मौहूम खाका हमें मिलता है। अब ये चीजें फिर बदल जाती हैं अवाखिर के दौर में। अवाखिर के दौर में तब्दीलियां आती हैं, जो देवता हैं उनका मकाम बदलता है, इंद्र के मुकाबले में वरुण ज्यादा अहम हो जाता है। इसका सबब आप खुद भी समझ सकते हैं कि अब
वो ज़माना जो लड़ाइयों का ज़माना था, नए इलाकों पर कब्ज़ा करने का ज़माना था, जो दूसरे लोग थे, जो दस्यु थे, उनको हराने का दौर था, वो ख़त्म हो चुका था। अब जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ थी, उनके मुकाबले में जो सिविल एक्टिविटीज़ थी, फौजी कार्रवाइयों की जगह जो शहरी ज़िंदगी की कार्रवाइयाँ थी, ख़ुसूसियतें थीं, उनकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई थी। और इसी तनासुब में आप देखेंगे कि अब इंद्र के मुकाबले में वरुण जो सस्टेनर है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। और जैसा हमने आपसे कहा था कि पेदरी निज़ाम अब कायम हो रहा है, बाद तक कायम हो चुका होता है, और यही सबब है कि उषा की अहमियत अब खत्म हो जाती है, देवी की अहमियत अब खत्म हो जाती है। तो समाज में होने वाली तब्दीलियों का बहुत वाज़ह असर मजहबी ज़िंदगी पर भी हम देखते हैं। दूसरी बड़ी तब्दीली ये आती है कि अब जो मजहबी रसूम हैं, जो रिचुअल्स हैं, पूजा के जो तरीके हैं, जो ज़रिया है, वो काफ़ी पेचीदा हो जाता है। यानी अब अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग यज्ञ का अ, इंतज़ाम होता है, या यज्ञ का नज़्म होता है, जो कहते हैं अनुष्ठान होता है। राजा के ज़रिए जो यज्ञ हो रहा है, उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है, जैसे-जैसे राजा की ताकत या राजा का इक़्तिदार बढ़ता है। और आम मामलों में भी, एक ख़ानदान में भी जो यज्ञ होते हैं, वो अब काफ़ी पेचीदा हो जाते हैं। एक ख़ास यज्ञ के लिए एक ख़ास तरह के ही मंत्र पढ़े जाते हैं, और ये जो पेचीदगी है, ये पुजारियों को मालूम होती है। कौन सा यज्ञ किस मौके पर होगा, और उस यज्ञ में कौन से मंत्र पढ़े जाएँगे, कौन से हिम्स रिसाइट की जाएँगी। ये एक तरह का एक स्पेशलाइज़्ड नॉलेज बन जाता है। एक ऐसा है जो एक ऐसा मखसूस इल्म बन जाता है, जो सिर्फ़ पुजारियों के पास है। तो ज़ाहिर है कि इससे पुजारियों की जो अहमियत है, वो माशरे में बढ़ जाती है। यज्ञ में जो सामान दिए जाते हैं, जो ऑफरिंग्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। अब जानवरों की भी ऑफरिंग यज्ञ में दी जाती है। अब कैटल वेल्थ को भी ज़्यादा डेवलप करने के लिए, उसके भी बेहतरी के लिए दुआएं की जाती हैं। तो दो तीन चीज़ें आप देखेंगे कि इस ज़माने में आती हैं। अगर हम तकाबुल करें इब्तदाई अहद का और जो अवाखिर का अहद है, अवाखिरी अहद है, तो पहले दौर में ज़िंदगी बहुत सिंपल है, सहल है। जो सियासी निज़ाम है, जो माशी कार्रवाइयाँ हैं, जो समाज का एक उसकी शक्ल है, उसकी एक तंजीम है, और जो मजहबी अकायद और जो मजहबी रसूमात है, वो सहल तौर पर है। उनमें ज़्यादा पेचीदगी नहीं है, और उनमें ज़्यादा इलावा तो समाजी निज़ाम में एक वाज़ेह तफ़रीक अब शुरू हो जाती है, जो अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं है। और ये तफ़रीक सियासी निज़ाम में भी है। पहले आप देखेंगे कि आर्य हाकिम थे और दस्यु महकूम थे। अब आर्यों के बीच ही हाकिम और महकूम की तबकाबंदी शुरू हो जाती है। राजा और उसके जो ओहदेदार हैं, वो हाकिम हैं, और बाकी लोग जो हैं, वो महकूम हैं। ये बड़ी तब्दीली आती है। दूसरी तब्दीली आप देखिएगा कि अब जो रियासतें हैं, जो जनपद हैं, उनकी जगराफियाई हदूद तय हो जाती है।
और अब जंग का मामला मवेशियों पर कब्जा करने से ज्यादा अपने इलाके की जगराफियाई हदूद के तहफ़्फ़ुज़ का मामला बन जाता है। दूसरा जो बड़ा फर्क आप देखेंगे वो माशी जिंदगी में है, मगर ये फर्क तसलसल का है। इसमें तब्दीली आपको वाज़ेह तौर पर नहीं नजर आएगी। और तसलसल ये है कि ज़राअत अब और बेहतर शक्ल इख्तियार कर लेती है, तिजारत शुरू हो जाती है। माशरे में लेकिन आपको बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ नजर आएंगी। औरतों का मकाम कमतर हो जाता है, वर्ण व्यवस्था या ज़ातबंदी का निज़ाम शुरू हो जाता है, गरचे यह भी बहुत सख्त नहीं है, रिजिड नहीं है। मजहबी ज़िंदगी में भी आप देखेंगे कि मजहबी रसूम और अकायद में ज़्यादा पेचीदगी आ जाती है। और इस तरह से जो लेटर वैदिक पीरियड का दौर है, उसमें ऐसी तब्दीलियां ज़िंदगी में और लोगों के आ जाती हैं जो फिर एक नए निज़ाम की बुनियाद बन जाती हैं। क्योंकि आप देखेंगे, और अगले क्लास में इस पर हम लोग तफसील से बात भी करेंगे, कि 6th सेंचुरी BCE यानी कब्ल मसीह जो छठी सदी है, उसमें बहुत सारे सवाल लोगों के दिल में, लोगों के जहन में उभरने लगते हैं। इसका जिक्र हमें मिलता है, उस पर बात हम करेंगे। जो लिटरेचर है उसके बारे में आपको कुछ बताएंगे। लेकिन अब सवाल जो हो जाता है वो ज्यादा इस अम्र पर, इस मामले पर हो जाता है कि इंसान और जो उसका माबूद है उसके ताल्लुक की सूरत क्या है। अब उपनिषदों के जो दर्शन है, उपनिषदों की जो फिलॉसफी है, जो फलसफा है, उसकी अहमियत बढ़ जाती है। उसकी वजह है, देखिए आपको हमने बताया कि रफ्ता रफ्ता आर्यों की जिंदगी में मादियत या मेटीरियलिज्म बढ़ जाता है। एक सहल और आम जिंदगी से एक ज्यादा पेचीदा जिंदगी शुरू हो जाती है। अब जाहिर है कि जब ये मटेरियल परसूट्स, जो तबई जिंदगी की जरूरतें हैं, उनकी तरफ लोगों की तवज्जो हुई, तो एक रिएक्शन सा हुआ, एक रद्द अमल भी हुआ। क्योंकि आरण्यक और ब्राह्मण जिनके बारे में हम आपसे कह रहे थे कि लेटर वैदिक पीरियड में हमें ये मिलती हैं किताबें, इनमें ब्राह्मण जो थे या आरण्यक, जो ये जो मजहबी तसनीफात हैं, इनमें आरण्यक बुनियादी तौर पर ऐसी रचनाएं थी, ऐसी तसनीफात थी जिनका मुताला करने और जिन पर और फिक्र करने के लिए लोग जो आम जिंदगी थी, जो माशरे की जिंदगी थी, उससे अलग तन्हाई में, जंगलों में जाकर उसका मुताला करते थे, उसके बारे में सोचते थे। तो मटीरियलिस्टिक लाइफ से थोड़ा अलग होने का एक ट्रेंड, उस तरह की एक रिवायत शुरू हो गई थी। ब्राह्मणों में भी जो बातें हैं वो उस वक्त के जो रिचुअल्स हैं, उस वक्त के जो रसूम हैं, उन पे कुछ गौर और फिक्र के तौर पर सामने आती हैं। और उपनिषदों में तो बात बिल्कुल बदल जाती है और सीधे इंसान और उसके माबूद के बीच जो कम्युनियन है, जो एक ताल्लुक है, उसका जिक्र शुरू हो जाता है। तो ये कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो अवाखिर वैदिक अहद में या लेटर वैदिक पीरियड में सामने आ जाती हैं, और इनसे फिर माशरे में एक नया दौर शुरू होता है, एक नई तंजीम, एक नई सूरत माशरे की शुरू होती है। तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में आपसे जिक्र करना चाह रहे थे। उम्मीद है कि इन बातों से आपको इस दौर के बारे में और इस दौर में होने वाली तब्दीलियों के बारे में भी एक अंदाज़ा मिला होगा। तो आज के लिए हम लोग इतनी बातों पर ही इक्तफा करेंगे। इसी थीम पर हम लोग बात करेंगे या बात कर चुके हैं। और ये हम आपसे ज़रूर कहेंगे कि एक इंट्रोडक्शन के बाद जो हमने अभी आपको दिया, आपका जो स्टडी मटेरियल है उसका मुताला ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।